नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 18 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस दैनिक क्विज को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एक बार भी क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे गूगल फॉर्म, यानी इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया होगा, तो यह गूगल फॉर्म आप लोग भरें और इस तरह से आपका 1 बाई 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा और जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग समय को ना गंवाते हुए यह कार्य शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, यह जो दैनिक क्विज है विभिन्न समाचार पत्रों जैसे कि पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सभी से यह खबरों को लेकर के इन प्रश्नों को बनाया गया है। और लास्ट में हम लोग आज का तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक विगत वर्ष के प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीओटी, इसे हम बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे परियोजना में निवेश करने के लिए सरकार से सहमत है। फिर कंपनी परियोजना के निर्माण के लिए अपने स्वयं के वित्त पोषण को सुरक्षित करती है। दूसरा है, सरकार तब एक सहमति अवधि के लिए सुविधा का संचालन, रख रखाव और प्रबंधन करती है और आय को निजी कंपनी को हस्तांतरित करती है। तीसरा है, रियायती अवधि के बाद कंपनी सुविधा का स्वामित्व और संचालन सरकार या संबंधित राज्य प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देती है। तो दोस्तों, इस कथन में इसमें दिया गया है कि कितने कथन सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है या सभी तीनों सही हैं? इस पर आप लोग इसका उत्तर दें। आइए इससे संबंधित हम खबरों को देख लेते हैं। यह पीआईबी में आई हुई खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रियायत ग्राही ठेकेदार, हाईवे ऑपरेटर्स, निवेश ट्रस्ट, बैंकर जैसे उद्योग हितधारकों और सड़क क्षेत्र से वित्तीय संस्थान, तकनीकी और वित्तीय सलाहकार के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन, इस जो सम्मेलन है, इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा। और उन्होंने कहा है कि हम बीओटी मॉडल को पुनर्जीवित कर इसमें निवेश के अनुकूल और निजी भागीदारी के लिए इसे हम और आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, यह बीओटी मॉडल है क्या? इस मॉडल के तहत एक निजी भागीदार डिजाइन, भवन, संचालन तथा परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ निजी क्षेत्र क्या होता है? धन लाता है एवं समझौते में पूर्व से निर्धारित की गई अवधि के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करता है। दूसरा कथन है, अनुबंध एक ऐसा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइन इनको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। यह अनुबंध एक ऐसा मॉडल है जिसका उपयोग बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। आमतौर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित या बुनियादी ढांचा परियोजनाएं होती हैं और आमतौर पर बड़े पैमाने पर ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं, जिन्हें अन्यथा सरकार द्वारा वित्त पोषित, निर्मित और संचालित किया जाता है। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अनुबंध के तहत एक इकाई आमतौर पर एक सरकार लाभ कमाने की उम्मीद में 20 से 30 साल की अवधि के लिए एक परियोजना को वित्त, निर्माण और संचालित करने के लिए एक निजी कंपनी को रियायत देती है। रियायत देती है, ध्यान रखिएगा, रियायत देती है। यानी मान लीजिए कि 100% है, तो इसमें से 40 सरकार सहायता करेगी, 60 वह खुद निजी क्षेत्र वहन करेगा। तो इस अवधि के बाद परियोजना उस सार्वजनिक इकाई को वापस कर दी जाती है जिसने मूल रूप से रियायत दी थी। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने के लिए सरकार से सहमत है। फिर कंपनी परियोजना के निर्माण के लिए
अपने स्वयं के वित्त पोषण को सुरक्षित करती है। फिर क्या कह रहे हैं, सरकार तब एक सहमत अवधि के लिए सुविधा का संचालन, रख रखाव और प्रबंधन करती है और आय को निजी कंपनी को हस्तांतरित। अब देखिए यहाँ पर यही बात आ जाए, क्योंकि देखिए वह रियायत देती है, ठीक है, रियायत देती है और बाद में निजी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र को हस्तांतरित करती है। जैसे इसमें तीसरा कथन क्या है, हस्तांतरित, तो तीसरा सही है, पहला सही है। इसमें दूसरा कथन, तो यानी यहाँ केवल कोई दो कथन, यानी उत्तर इसका बी हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कितने राष्ट्र अपनी भूमि सीमा ईरान के साथ स्पर्श करते हैं? दोस्तों अभी देख रहे होंगे कि ईरान और पाकिस्तान में तनाव उत्पन्न हो गया, ईरान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के क्षेत्र में, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने भी ईरान को हिदायत किया है कि आप भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर यह प्रश्न है कि टर्की इसको स्पर्श करता है, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, कुवैत। अब देखिए ये पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मैप जरूर देखें। तो आप लोग इसका उत्तर दें, तब तक हम लोग खबरों को देख लेते हैं। तो ईरानी घुसपैठ के बाद पाकिस्तान ने दी नतीजे की चेतावनी। तो पाकिस्तान ने हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन बताया है, क्योंकि ईरान ने इसका उल्लंघन किया है। अब आगे देखते हैं होता क्या है, थोड़ा सा ईरान की मैपिंग हम लोग देख लेते हैं। यह ईरान है, इसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, हार्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान तथा ईरान को अलग करता है। तो ईरान को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देख रहे हैं कैस्पियन सागर को भी स्पर्श करता है, अजरबैजान, यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेनिया को भी करता है, टर्की को भी करता है, लेकिन सीरिया को नहीं करता है, हाँ, कुवैत को नहीं करता है। देखिए यहां तक है, इराक को करता है लेकिन कुवैत को नहीं करता है। तब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। यहाँ पर क्या हो गया कि टर्की को कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान को कर रहा है, यानी सीरिया और कुवैत को नहीं करता है। तो यहाँ भी उत्तर क्या हो गया, केवल दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। FCRA विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि यह FCRA को 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान इन आशंकाओं के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में पैसा पंपिंग करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। दूसरा है FCRA पंजीकरण 3 साल के लिए वैध है और एनजीओ से पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के 6 महीने के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करने की उम्मीद की जाती है। एक बार किसी एनजीओ का पंजीकरण रद्द हो जाने पर वह 5 वर्षों तक पुनः पंजीकरण के लिए प्राप्त नहीं करता है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कितने कथन सही हैं? तो इसका उत्तर आप लोग पहले दीजिए, फिर हम भी बाद में देखेंगे कि आप लोगों ने सही दिया है कि नहीं उत्तर, और तब तक हम लोग इस खबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि FCRA लाइसेंस स्क्रैप्ड, CPR says its फंडिंग चोक और स्टाफ स्केलेटल, यानी FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का कहना है कि उसकी फंडिंग बंद हो गई है, स्टाफ अस्थिर हो गया है। यह CPR की स्थापना 1973 में और देश के प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक में से थी, जो कि सितंबर 2022 से अपनी यह कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर, क्योंकि IT विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण के अधीन इसे कर लिया गया, तो यह लगातार दिक्कत में है। तो यह जो है FCRA है क्या? तो दोस्तों FCRA की स्थापना 1976 में हुई थी, ना कि 71 में। ये ध्यान रखेंगे। तो पहला ही कथन वहां सत्य हो चुका है, ठीक। तो यह जो है विदेशी धन प्राप्त करने के लिए संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य होता है। और दोस्तों बता दें आपको कि 1976 में यह बनाया गया, फिर 2010 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2020 में इसमें संशोधन किया गया। ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से दिल्ली में SBI में खाता खोलना होगा और इस तरह से FCRA पंजीकरण प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है और भारत में 22,762 FCRA पंजीकृत एनजीओ हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करना।
तो यह जो है, और 2020 में जो संशोधन हुआ है उसमें लोक सेवकों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से निवारित करता है। और दोस्तों आपको बता दें कि एफसीआरए 2010 में यह सीमा 50% थी, अब क्या कर दी गई है, 20% तक प्रशासनिक व्ययों के लिए यह उपयोग किया जाएगा। और इस तरह से यह विदेशी अंशदान प्राप्त करने वालों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से दिल्ली में एसबीआई में एक समर्पित एफसीआरए यानी कह सकते हैं बैंक खाता खोलना होगा। तो यह ध्यान रखेंगे कि 5 वर्ष होता है, ठीक है, और कोई एनजीओ रद्द होता है तो दोबारा उसका भी नामांकन किया जा सकता है। अब ऐसे में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि कितने कथन सही हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं सही है, तीनों गलत हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम के संबंध में, यानी एफसीआई के संबंध में। एक यह वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 64 के तहत की गई थी। दूसरा कथन है यह 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नई दिल्ली में मुख्यालय वाले देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है। तीसरा है एफसीआई अपने बेस डिपो से राज्य सरकार राज्य एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए खाद्यान्न वितरित करता है। अब इनमें से कितने कथन सही है, कोई एक सही है या कोई दो या तीनों सही है या इनमें से कोई भी नहीं, इसका उत्तर आप लोग दें। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि गेहूं का बफर स्टॉक, यहां पर देख रहे हैं स्टॉक बफर स्तर से ऊपर है लेकिन 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो यह जो है सोचने वाला विषय है। और दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की बात की जाए तो यह उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है। और यह एक सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 64 के तहत 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो यह भी ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर। अब बताइए, इसमें तीनों कथन सही है, अतः उत्तर इसका क्या हो गया, सी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। 2013 में आया हुआ प्रश्न है, सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो देखिए, बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, हाँ, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, कई बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। तो इसमें देखिए इसका अर्थ क्या है। बड़ी संख्या में लोग, चक्रीय बेरोजगारी भी होती है, तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए आप लोग, तो यह जो प्रचंड बेरोजगारी होती है, तो यहां पर हम लोग अगर हम बात करें, यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। पता चला खूब सारा रोजगार दे दिया गया और उनको पैसा देने के लिए वेतन ही नहीं है। तो यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है, इतना ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया जाता है कि शून्य हो जाती है। तो इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया, उत्तर इसका सी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तथ्य की ओर, जिसमें शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी ASER असर रिपोर्ट 2023 आ चुकी है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा की स्थिति, यानी देख सकते हैं कि 17 जनवरी को भी जारी की गई, यानी कल। इस रिपोर्ट में शिक्षा प्रणाली को लेकर के काफी चौंकाने वाले आंकड़े दिख रहे हैं। यानी बुनियादी गणित भी हल नहीं कर पाते हैं ग्रामीण छात्र। यानी असर रिपोर्ट ने ग्रामीण भारत में 14 से 18 साल के युवाओं की पढ़ने और गणित कौशल की क्षमता के साथ डिजिटल टूल तक उनकी पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इस रिपोर्ट में देखा गया कि लोग जो है सामान्य गणित हल नहीं कर पा रहे हैं और केवल 57% छात्र पढ़ पाते हैं अंग्रेजी के वाक्य। यानी ग्रामीण क्षेत्र में उनको इंग्लिश का वाक्य, अंग्रेजी का वाक्य दे दिया जाता है तो पढ़ ही नहीं पाते। और जो पढ़ पाते हैं उसमें से मात्र 73% लोग उसका अर्थ समझते हैं। समझिए, तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि 14 से 16 आयु वर्ग में शामिल 1/4 लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 की किताबें भी
ठीक से नहीं पढ़ पाते, धारा प्रवाह में नहीं पढ़ पाते। तो यह रिपोर्ट एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं है। 18 साल के 30% युवाओं को स्कूलों में नामांकन ही नहीं मिलता है। मानविकी संकाय में पढ़ रहे हैं अधिकांश छात्र, यानी कक्षा 11 में पढ़ रहे आधे से अधिक छात्र क्या है, कला या मानविकी संकाय में, यानी सोशल साइंस के विषय ले रहे हैं। विज्ञान में रुचि कम हो रही है, इनका प्रतिशत 55.7% है। वहीं स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित में 31%, वाणिज्य संकाय में 9.4% छात्र नामांकित हैं। स्टेम संकाय में महिलाओं का नामांकन 28.1, जबकि पुरुषों का 36.3 है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष तक जो है तकनीकी विषयों का चुनाव कर रहे हैं। तो यह आप देख सकते हैं असर की रिपोर्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह आज का वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यह क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि यूपीएससी अगर आप एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में दिया गया है लिंक, गूगल फॉर्म में जाकर के आप फॉर्म भरें और इस फॉर्म को भर करके 1 by 1 आपका काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप एक बार में ही यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना ना भूलें, कमेंट भी करना ना भूलें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क? कि हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है, किन सागरों को जोड़ती है और किन स्थलों को अलग करती है। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैस्पियन सागर को, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर को कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं? कैस्पियन सागर को कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं? ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इन 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। और यहीं पर अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।